Hello everyone, welcome to the next lecture of Fourier transform. So in the first lecture about the Fourier transform, we had a in-depth discussion about how we take Fourier series and we derive Fourier transform for it. Okay, so एक बहुत ही beautifully story के form में 9 chapters रखे थे उस story के, हमने उन 9 chapters को cover करते हुए उस पूरे derivation को मैंने complete किया हुआ है. Then next part we went on to the definition of Fourier transform. फिर उससे related सारे discussion हमने की, and at the end of the video I gave you a list of some standard time domain signals and we got the corresponding Fourier transform for it. Okay, so it was basically an in-depth discussion of your Fourier transform topic. जितने भी चीज़ें आप लोग को गेट में आ सकती है या आप तक पूछी गई है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो वीडियो बनाया गया था. आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर दैट रिस्पांस. आई एम रियली ग्लैड दैट यू गाइज रियली लाइक दैट वीडियो. ओके, और उसी चीज़ को आज आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम लोग. वी आर टेकिंग अप द न्यू टॉपिक हियर फॉर दिस वीडियो. वी विल बी डीलिंग विद 3 मेजर टॉपिक्स which will just basically the last part of the Fourier transform. So we'll be talking about the properties of Fourier transform. Then the next part will be we'll be dealing with, यहाँ पे मैंने list down किए हुए topics. Then we'll move on to XT X omega pairs and the last part will be the Fourier transform of a periodic signal. Okay, so देखो Fourier series में भी properties of Fourier series हमने पढ़ा था, वैसे ही वही सेम कंसेप्ट जो है वो यहाँ पे भी कैरी फॉरवर्ड होता है. दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ Fourier ट्रांसफॉर्म. ओके, आप लोग देख सकते हैं 14 प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हुए हैं. जैसे हमने Fourier सीरीज़ में उन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है, सिर्फ वही जो है लॉजिक लगा के हम यहाँ पे करने वाले हैं. ओके, वी वोंट बी इन्वेस्टिंग टाइम इन द डेरिवेशन पार्ट बिकॉज आपको वो कोई भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा. वी विल बी मेजरली फोकसिंग अपॉन हाउ एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस वी आर गोइंग टू यूज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. ओके, सो एवरीथिंग विल बी रिवॉल्विंग अराउंड दैट, मेजरली द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज. ओके, बट बिफोर वी स्टार्ट एक पॉजिटिव थॉट देखिए. फोकस ऑन आउटकम एंड नॉट ऑन दी ऑब्स्टिकल्स. ओके, सो यही एटीट्यूड लेके लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. ओके, फाइन. सो जब Fourier सीरीज हमने पढ़ा था तो कुछ चीज़ें मैंने आप लोग को बोला था कि वील जस्ट कीप दोज प्रोसेस स्टैंडर्डाइज. ओके, तो हमने क्या किया था, वहाँ पे xt और cn ऐसे लिखा हुआ था दैट फॉर अ पर्टिकुलर सिग्नल x ऑफ t इट्स कॉम्प्लेक्स Fourier सीरीज कोएफिशिएंट विल बी cn. सिमिलरली यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि x ऑफ t अगर मेरे पास एक पर्टिकुलर टाइम डोमेन सिग्नल है तो करस्पॉन्डिंग टू दैट द Fourier ट्रांसफॉर्म विल बी रिप्रेजेंटेड बाय x ऑफ ओमेगा. ओके, तो ये एक स्टैंडर्ड रिलेशनशिप हम फॉलो करने वाले हैं. ओके, एंड इसी में हम लोग कैसे कुछ मॉड्यूलेशंस कवर करेंगे और उसी के साथ साथ हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें मिलने वाला है, प्रॉपर्टीज़ का जो रिजल्ट है वो. ठीक है, सो यहाँ पे आप जो भी चीज़ें देख रहे हो, इट इज सम और द अदर वे वी आर डूइंग सम मॉड्यूलेशंस ऑन द सिग्नल इन द टाइम डोमेन एंड करस्पॉन्डिंगली इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन जो भी चेंजेस आने वाले हैं हम उसको ऑब्जर्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी. सो व्हाट डज लीनियरिटी प्रॉपर्टी से कि अगर लेट्स से x ऑफ t मेरे पास कोई एक स्टैंडर्ड सिग्नल है मेरा, इट इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सिग्नल्स. ओके, सो लेट्स से आई एम टेकिंग अ केस ऑफ 2 सिग्नल्स. सो अल्फा x1 ऑफ t है प्लस बीटा x2 ऑफ t है. ओके, इफ दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिग्नल, right, x1 of t and x2 of t. So in the frequency domain, see x of omega, its frequency domain representation will be x of omega. That x of omega is equals to alpha x1 of omega plus beta x2 of omega. ठीक है, यहाँ पे x1 of omega क्या है, it is the Fourier transform of x1 of t and x2 of omega is the Fourier transform of x2 of t. ओके, यहाँ पे अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा आर जस्ट सिंपली कॉन्स्टेंट्स. करेक्ट है, दीज आर जस्ट सिंपल कॉन्स्टेंट्स. ओके, तो ये एक रिजल्ट होता है. ओके, सो आप इसको कुछ इस तरह से भी बोल सकते हो कि योर Fourier ट्रांसफॉर्म फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिविटी. ओके, सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एडिशन अगर 2 सिग्नल्स के साथ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप बोल सकते हो. सो इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. दिस कुड ऑल्सो बी अनदर स्टेटमेंट. सो व्हाट वी आर डूइंग हियर एग्जैक्टली इज, देखो कि x ऑफ t अगर हम बोलते हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सिग्नल्स, 2 और मोर सिग्नल्स. ओके, सो और अगर मुझे ऐसे सिग्नल का Fourier ट्रांसफॉर्म निकालना है, अगर मुझे ऐसे सिग्नल का Fourier ट्रांसफॉर्म निकालना है तो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक द इंडिविजुअल सिग्नल, आई विल फाइंड देयर Fourier ट्रांसफॉर्म एंड जस्ट सिंपली ऐड इट यूजिंग द लिनियरिटी प्रॉपर्टी. ओके,
सिंपल। तो ये था लिनियरिटी प्रॉपर्टी का कंसेप्ट। डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं देख रहे हैं बिकॉज वी आर मेजरली इंटरेस्टेड इन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। ओके, सो दिस इज लिनियरिटी प्रॉपर्टी। मैंने कुछ यहाँ पे रेड जो है साइंस यहाँ पे पहले से बना के रखे हुए हैं, जैसे मैंने आप लोग को फोरियर सीरीज के टाइम पे भी बोला था। दीज विल बी सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉपर्टीज। ओके, सो इन प्रॉपर्टीज पे ज़्यादा फोकस रहेगा। लिनियरिटी इज वन अमंग्स दोस प्रॉपर्टीज। तो यही उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द कॉन्जुगेशन प्रॉपर्टी। ओके, अब देखो डस्टर कहाँ है। हाँ, अब देखो कि लेट्स से x ऑफ t हमारा ओरिजिनल सिग्नल था। सो कॉन्जुगेशन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, इसका मतलब सिग्नल किस नेचर का है? इट्स ऑफ द नेचर ऑफ, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिग्नल। करेक्ट है, हो सकता है बिकॉज कॉन्जुगेशन रियल सिग्नल के साथ अगर करते हो यू गेट बैक द ओरिजिनल सिग्नल। करेक्ट, मतलब x कॉन्जुगेट ऑफ t करोगे तो इट इज इक्वल्स टू x ऑफ t फॉर अ रियल सिग्नल। लेकिन कोई कॉम्प्लेक्स सिग्नल के साथ आप डील कर रहे हो, सो इट विल हैव इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ t। Okay, so I'm doing conjugation operation on my original signal x of t. Okay, so correspondingly its Fourier transform will be looking like this, x conjugate of minus omega. ओके, अब क्वेश्चन आएगा ये माइनस क्यों आया है यहाँ पे? तो देखो, एक चीज़ मैंने आप लोग को इसके प्रीवियस वाले वीडियो में ही बोला था, ये जो x ऑफ ओमेगा है जिसको हम फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, इसको हम लोग x ऑफ j ओमेगा भी लिख सकते हैं। Okay, so when we are doing conjugation, obviously this j gets converted into minus j, right? And that's why we end up getting x of minus j omega. So simple representation के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, that is x of minus omega. Okay, fine, समझ में आया चीज़? So x conjugate of t corresponds to x conjugate of minus omega. Simple. Okay, let's move on to the next property, area under x of t. इसमें और कुछ भी नहीं है, ये इतना सा ही चीज़ है, इसको ज़्यादा आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है. It's going to be very simple. Okay, fine. Now we talk about area under x of t. So area under x of t, area under x of t, okay, is equals to x of omega at omega equals to 0. ओके, सबसे पहले ये क्या चीज़ है मैं आप लोग को वो एक्सप्लेन करता हूँ. अगर if at all I want to find the area under the curve x of t, okay, what I'll do is I'll go in the frequency domain. Okay, I'll find the Fourier transform of x of t and I will check the value of the Fourier transform at omega equals to 0. Okay, so this is what the result state. अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्यों ये करना पड़ता है, अब उसके ऊपर बात करते हैं. ठीक है, नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द एरिया अंडर एक्स ऑफ टी, तो आप सिंपल मुझे क्या बोलोगे जवाब कि सर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ऑफ टी डी टी विल गिव मी द एरिया अंडर एक्स ऑफ टी. ठीक है, तो जब ये रिजल्ट हमारे पास है तो ये चीज़ हम क्यों कर रहे हैं. ओके, एवरीथिंग हैज़ सम मीनिंग, एवरीथिंग हैज़ सम लॉजिक बिहाइंड इट. तो देखो, अगर मैं आप लोग को बोलूँ कि माई एक्स ऑफ टी इज़ ऑफ द नेचर, ठीक है, अगर मेरा एक्स ऑफ टी कुछ इस फॉर्म का नज़र आता है, ओके, लेट्स से दिस इज माई एक्स ऑफ टी. सो लेट्स से दिस इज अ सैम्पलिंग फंक्शन. सो सैम्पलिंग फंक्शन है मेरा एक्स ऑफ टी. सो लेट्स से एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ए नॉट सैम्पलिंग ऑफ के टी, कुछ इस नेचर का है. दिस वैल्यू ऑब्वियसली हमने देखा हुआ है कि जीरो क्रॉसिंग्स, सैम्पलिंग वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ें कवर की है. जीरो क्रॉसिंग पॉइंट्स बोलते हैं इन चीज़ों को. सो दिस फर्स्ट पॉइंट विल बी पाई, दिस सेकेंड पॉइंट विल बी 2 पाई एंड सो ऑन. सो बेसिकली k इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ n पाई एंड n इज ग्रेटर दैन 0. ये चीज़ हमने देखा था बिकॉज n इक्वल्स टू 0 के करस्पॉन्डिंग इस सैम्पलिंग की वैल्यू कितनी होती है, प्लस a नॉट के बराबर, क्योंकि यहाँ पे a नॉट लिया हुआ है, अदरवाइज वी जनरली टेक इट एज 1. ओके, सो देखो, अगर मेरे पास ऐसे टाइप का कोई सिग्नल दे दिया, सो एंड नाउ आई हैव टू फाइंड द एरिया अंडर एक्स ऑफ टी, तो आप समझ लो ये चीज़, पहली बात, इसको एरिया निकालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. कैसे, देखो एरिया कैसे निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, ए नॉट सैम्पलिंग ऑफ के टी, मतलब क्या, ए नॉट साइन ऑफ के टी अपॉन के टी, ठीक है, डॉट ऑफ डी टी. तो अभी आप समझो, न्यूमरेटर भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है, डिनोमिनेटर भी टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है. योर लाइफ विल बिकम हेल इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते करते. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में जाओगे और इसको सॉल्व करने जाओगे, इट विल टेक अराउंड 5 to 10 मिनट्स, यहाँ पे ही फंस जाओगे एंड आपका पेपर वहीं पे खराब हो गया.
ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे व्हाट वी डू इज वी सिंपली गो इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रिजल्ट आएगा वो चेक करते हैं। वी फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट सिग्नल एंड जस्ट वी डू व्हाट वी डू इज सिंपल थिंग इज वी जस्ट चेक इट्स वैल्यू एट ओमेगा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अभी देखो ए नॉट सैम्पलिंग ऑफ के टी है, पिछले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को रिजल्ट दिया हुआ है, तो वही रिजल्ट को मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ए नॉट सैम्पलिंग ऑफ के टी के करस्पॉन्डिंग जो फोरियर ट्रांसफॉर्म का सिग्नल है वो दिखता है कुछ इस तरह से। इट इज गोइंग टू बी अ रेक्टेंगुलर फंक्शन, इसकी पीक वैल्यू होगी ए नॉट पाई बाय के बराबर। दिस गोज फ्रॉम प्लस के एंड दिस इज बेसिकली माइनस के एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी डोमेन, सो ओमेगा। ठीक है बात। सो अब मुझे एक्स ऑफ ओमेगा तो मिल गया, आई गॉट एक्स ऑफ ओमेगा। अब एक्स ऑफ ओमेगा की वैल्यू कहाँ चेक करनी है, ओमेगा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग। सो दिस इज ओमेगा इक्वल टू 0 है, सो ओमेगा इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू कितनी है, ए नॉट पाई बाय के बराबर। सो दैट वैल्यू इज ए नॉट पाई बाय के। सो अगर मुझे पूछा एरिया क्या है, सो आई कैन टेल दैट एरिया इज इक्वल्स टू ए नॉट पाई बाय के। जॉब डन। समझ में आया कितना इजी हो गया ये चीज़, विद इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, इन लेस देन 10 to 15 सेकेंड्स में आप जो है रिजल्ट निकाल सकते हो। समझ में आई बात? ओके, क्लियर है? ओके, सो दिस इज बेसिकली एरिया अंडर एक्स ऑफ टी। सिमिलरली एरिया अंडर एक्स ऑफ ओमेगा होता है, वो भी देखते हैं। इसी को थोड़ा सा मॉड्यूलेट करके हम लोग जो है वो रिजल्ट निकालेंगे। सो एरिया अंडर एक्स ऑफ टी तो समझ में आ गया। अब एरिया अंडर एक्स ऑफ ओमेगा की अगर मैं बात करूँ, सो यहाँ पे छोटा सा चेंज होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, देखो ये दोनों प्रॉपर्टीज काइंड ऑफ एनालॉगस है। ठीक है, सो एरिया अंडर एक्स ऑफ ओमेगा विल बी 2 पाई एक्स ऑफ टी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। ओके, ये होता है उसका रिजल्ट। अब सेम एनालॉजी यहाँ पे लगाओ कि अगर ये एक्स ऑफ टी ना होके ये अगर एक्स ऑफ ओमेगा होता, इफ दिस वॉज एक्स ऑफ ओमेगा, ठीक है, एंड नाउ दिस इज नॉट ए नॉट सैम्पलिंग ऑफ के टी, दिस इज ऑफ द टाइप ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाय 2। मैं जानबूझ के वही फॉर्म में आपको लेके जा रहा हूँ जिस फॉर्म में मैंने आप लोग को रिजल्ट दिया हुआ है, ताकि आप लोग के लिए कन्फ्यूजन ज़्यादा ना बढ़े। ओके, सो ये एक्स ऑफ ओमेगा एक मेरा पर्टिकुलर सिग्नल है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में चला जाएगा सब कुछ ऑब्वियसली। ओके, दिस विल बी योर फ्रीक्वेंसी डोमेन ओमेगा। एंड अब मुझे बोला हुआ है कि एक्स ऑफ ओमेगा के अंडर का एरिया ढूंढो। करेक्ट बात है। सो वील हैव टू गो इनटू द टाइम डोमेन, सो दिस विल बिकम एक्स ऑफ टी, राइट? This will become x of t and corresponding you will get a rectangular function. Rectangular function की value check करो at time t equals to 0. ठीक है, now this will be not omega, this will be t. So a naught pi by k, let's say अगर उसकी value आ जाती है, so what you have to do is just multiply this value with 2 pi. Okay, multiply with 2 pi and ठीक है, ये आपको आंसर मिल गया। ठीक है, क्या किया हम लोग ने, देखो सबसे पहले हमने उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन निकाला, उसकी वैल्यू चेक की हमने एट t इक्वल्स टू 0 पे, एंड फिर फाइनली हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई के साथ। सिंपल था। ओके, ये ऐसे टाइप के सिग्नल्स के लिए मोस्टली हम इस चीज़ को यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे आपको सैम्पलिंग और रेक्टेंगुलर फंक्शन के बीच में कन्वर्जन करना काफ़ी ईजी है। ठीक है, इवन मैं अगर बात करूँ तो ट्रायंगुलर फंक्शन में भी, ट्रायंगुलर फंक्शन का भी उसका जो ये होता है ए टाउ सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टाउ बाई 2 फोरियर ट्रांसफॉर्म। सो अगर ए टाउ सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टाउ वगैरह आपको दे दिया और आपको बोल दिया कि फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, सो आप सिंपली इसको ट्रायंगुलर फंक्शन में जाके सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द ईजियर ट्रिक्स आई एम गिविंग यू। फाइन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज टाइम रिवर्सल। ठीक है, तो देखते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, सो अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल और टाइम स्केलिंग, देखो ये ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, तो हमें ये बात पता है कि टाइम रिवर्सल इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ टाइम स्केलिंग। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद टाइम स्केलिंग एक्चुअली, और फिर उसी में छोटा सा एक ट्वीक करना पड़ेगा हमें, एंड विल गेट दी टाइम रिवर्सल वाला केस। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चलूँगा टाइम स्केलिंग पे। सो टाइम स्केलिंग ऑब्वियसली हमें पता है एक्स ऑफ 80 अगर इस फॉर्म का आपका सिग्नल है, तो वी से दैट द सिग्नल इज टाइम स्केल्ड। तो उसके करस्पॉन्डिंग उसके फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिजल्ट आएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ ए एक्स ऑफ ओमेगा बाय ए। ठीक है, ओके, अब देखो आई एम श्योर कि आप लोगों ने मॉड्यूल 1 के वीडियोस देखे हुए हैं, उसमें आप लोग को एक बात पता है, ये ए जो है वो क्या है, ए इज इक्वल्स टू स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ए इज द स्केलिंग फैक्टर। अगर इस a की वैल्यू मैं क्या करूँ, 1 से बड़ी कर देता हूँ। दो ही केस होता है इसमें, a लेस देन 1, a ग्रेटर देन 1। ओके, a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ये याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट केस। अगर a की वैल्यू मैं 1 से बड़ी कर दूँ तो व्हाट वी से इज कि इट इज़ गोइंग टू बी क्या होगा,
मुझे बताओ, टाइम कंप्रेशन, एग्जैक्टली। सो दिस विल बी अ केस ऑफ टाइम कंप्रेशन, बहुत बढ़िया, ठीक है। इंटरैक्टिव रखो, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को कोई चीज़ पूछ रहा हूँ, जस्ट ट्राई टू आंसर विथ मी, ओके। बहुत ही सिंपल वे में सब कुछ चल रहा है, आप लोग को ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ेगा, ओके। बस मैं हर चीज़ को सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो बस छोटा सा काम करो, कीप दिस क्लास इंटरैक्टिव। अगर कोई क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, फट से उसका आंसर दे दिया करो, ओके। देखो a<1 को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ केस ऑफ टाइम एक्सपांशन, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक चीज़ समझ में आ रहा है, जो भी हो रहा है इट इज़ हैपनिंग इन दी टाइम डोमेन, फाइन। सो द रिजल्ट इज x ऑफ 80 करस्पॉन्ड्स टू 1 बाय मॉड a x ऑफ ओमेगा बाय। टाइम पीरियड में चेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली आप ये बात जानते हो, ओके। सो टाइम पीरियड में क्या फर्क आएगा, टाइम पीरियड विल बी t नॉट बाय मॉड a के बराबर, ठीक है बात, ओके। सो दैट विल बी t नॉट डैश, राइट। द टाइम पीरियड करस्पॉन्डिंग टू दिस सिग्नल इज t नॉट डैश एंड t नॉट डैश इज इक्वल्स टू t नॉट बाय मॉड ऑफ a। ये भी बात जानते हो आप, ठीक है, ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो अभी इसी में एक छोटा सा ट्वीक जो हमें करना है वो ये है कि इफ a इक्वल्स टू -1, ओके, अगर a इक्वल टू -1 है, वी एंड अप गेटिंग द केस ऑफ टाइम रिवर्सल, ठीक है। हमें क्या मिलता है, हमें मिल जाता है टाइम रिवर्सल का केस, मतलब क्या, फ्लिपिंग, करेक्ट है। मिरर इमेज, वाई एक्सिस के अबाउट एक मिरर इमेज मिलती है, उसको हम लोग फ्लिपिंग भी बोलते हैं, टाइम रिवर्सल भी बोलते हैं, या मिरर इमेज ही बोल सकते हो आप, जो भी उस चीज़ को बोलना चाहो। इफ a इक्वल्स टू -1 तो क्या हो जाएगा, वी गेट द केस ऑफ टाइम, क्या मिलेगा हमें, टाइम रिवर्सल का केस मिलेगा। मतलब क्या, x ऑफ -t ये हमारा सिग्नल है, और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डोमेन में व्हाट वी विल गेट इज x ऑफ -ओमेगा, ओके। टाइम पीरियड में ऑब्वियसली कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज देखो a की वैल्यू -1 यहाँ पे पुट करो, -1 का मॉड करोगे आप, वो +1 ही आएगा, एंड t नॉट डैश विल बी इक्वल्स टू t नॉट के बराबर, फाइन। सो ये हो जाएगा हमारा, टाइम स्केलिंग भी हो गया और टाइम रिवर्सल का केस भी हो गया कवर, ओके। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू टाइम शिफ्टिंग, ओके। देखो अभी नेक्स्ट केस है टाइम शिफ्टिंग का। तो टाइम शिफ्टिंग में भी दो चीज़ें हमने बात की थी, लेफ्ट शिफ्टिंग और राइट शिफ्टिंग, करेक्ट। अगर मैं उन दोनों केसेस को यहाँ पे हम लोग कंसिडर करने वाले हैं, सो देखो अगर, चलो एक दूसरा मार्कर लेके चलते हैं हम लोग अभी। लेट्स से x ऑफ t हमारा ओरिजिनल सिग्नल है, सो x ऑफ t प्लस माइनस ऑफ क्या ले ले वैल्यू, t नॉट ले लेते, चलो t नॉट इज सम कांस्टेंट। सो उसके करस्पॉन्डिंग हमें फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या रिजल्ट आएगा वो हमें ढूंढना है, ओके। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, ये जो t नॉट है, दिस t नॉट, दिस इज बेसिकली अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। एंड अभी देखो प्लस यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दैट प्लस कॉरस्पॉन्ड्स टू लेफ्ट शिफ्टिंग, ये आप जानते हो, मुझे पता है, आप लोग ने वीडियोस देखे हुए हैं पहले से, सो आई एम श्योर कि आप लोग को ये चीज़ पता है। अगर मैं यहाँ पे प्लस लिखूँ t प्लस t नॉट, इसका मतलब लेफ्ट शिफ्टिंग, एंड माइनस के करस्पॉन्डिंग होता है राइट शिफ्टिंग, ठीक है। क्यों, कैसे, ये चीज़ें अभी नहीं बताऊंगा मैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब बहुत पहले हो चुका है, सो अननेसेसरी हम इस चीज़ को रिपीट नहीं करने वाले हैं। सो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा ये x ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ e पावर्ड प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे भी प्लस माइनस होगा, क्या होगा मुझे बताओ, j ओमेगा t नॉट, ठीक है। क्लियर रिजल्ट, x ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ e पावर्ड j ओमेगा t नॉट, क्लियर है बात, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्ट फॉर टाइम शिफ्टिंग। तो दोनों केसेस यहाँ पे कवर हुई है, लेफ्ट शिफ्टिंग के भी और राइट शिफ्टिंग के भी, ओके। नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, ये भी बहुत ही सिमिलर केस है, देखो ये भी बिल्कुल भी इजी केस है। सो मान लो ये हमारा सिग्नल है x ऑफ t, अच्छा ये चीज़ ना हमने फ्रीक्वेंसी में भी किया हुआ है, ये सभी चीज़ें हमने फोरियर सीरीज में भी किया हुआ है। अगर आपको याद हो, हमने वहाँ पे क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, मैं अभी जस्ट एक ऐसा रैंडमली एग्जांपल ले रहा हूँ, पहले वाले केसेस भी हमने डील किए हुए हैं। बस फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में हमने क्या किया था मैं आप लोग को बता देता हूँ कि लेट्स से हमारे पास x ऑफ t सिग्नल था, हम मल्टीप्लाई कर देते हैं e पावर j m n t, करेक्ट। ऐसे सिग्नल से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या आता था, c n, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सी एन माइनस एम, हम ऐसे लिखते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही चीज़ का हम यूज़ करने वाले हैं। देखो लेट्स से मेरे पास सिग्नल है x ऑफ t, बट यहाँ पे एम एन नहीं होगा, बिकॉज हम जानते हैं, क्यों नहीं होगा मुझे बताओ, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जे एम टी,
ओके, यहाँ पे ये जो mn है ये सिर्फ m में क्यों कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज हम जानते हैं कि फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो एक कंटिन्यूस सिग्नल है, ठीक है, इट इज़ ऑफ कंटिन्यूस नेचर, जबकि हमने देखा था फोरियर सीरीज किस नेचर का था, डिस्क्रीट नेचर का था। ये डेरिवेशन में हमने किया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो प्लीज़ देख के आना, उसमें बहुत डिटेल में हमने ये चीज़ें डिस्कस की हुई है। सो यहाँ पे इसलिए JMT लिखते हैं हम लोग, एंड करस्पॉन्डिंग टू दैट व्हाट वी गेट द रिजल्ट इज x ऑफ ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, चलो प्लस माइनस दोनों की केस कंसिडर करते हैं, तो प्लस माइनस है यहाँ पे, तो यहाँ पे माइनस प्लस ऑफ m हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हमारा रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है। सो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है कंटिन्यूस नेचर का होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ m है, n नहीं होगा, फाइन, ठीक है, समझ में आया चीज़, बहुत बढ़िया, ओके। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। अब चलते हैं कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन, ओके। अच्छा, एक चीज़ मैंने आप लोग को बोला हुआ है कि कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन ये भी कैसे नेचर के होते हैं, मुझे बताओ। Convolution in the time domain corresponds to multiplication in the frequency and multiplication in the time domain corresponds to convolution in the frequency domain। ये आप जानते हो, ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ है। देखो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, जिनको याद नहीं है या फिर जो भूल गए हैं थोड़ा बहुत। सो ये टाइम डोमेन है और ये क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन है, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन, चलो मैं सिर्फ डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, कॉन्वोल्यूशन का साइन मतलब स्टार होता है। सो मल्टीप्लिकेशन इन द टाइम डोमेन करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी, एंड कॉन्वोल्यूशन इन टाइम करस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ये जानते हैं, भूल गए हैं, आप लोग को याद आ गया ये चीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने वापस से एक बार रिपीट कर दिया आप लोग के लिए। अब चलते हैं कॉन्वोल्यूशन इन टाइम। सो मान लेता हूँ मेरे पास दो सिग्नल्स है x1 ऑफ t, कॉन्वोल्यूट किया मैंने उन दोनों को, ठीक है, x1 ऑफ t कॉन्वोल्यूटेड विद x2 ऑफ t, तो करस्पॉन्डिंग टू दैट हमें क्या मिलेगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। देखो सबसे पहली चीज़ जो हम करेंगे वो ये होगा कि ये जो कॉन्वोल्यूशन साइन है उसको कन्वर्ट करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का साइन यहाँ पे आ जाएगा। x1 ऑफ t ये जो सिग्नल है हमारा फर्स्ट सिग्नल, उसके करस्पॉन्डिंग अपना एक फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल क्या होगा, x1 ऑफ ओमेगा, ओके। x1 ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ ये जो सिग्नल है, इस सिग्नल के करस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या होगा, x2 ऑफ ओमेगा, ठीक है। सो x1 ऑफ ओमेगा मल्टीप्लाइड विथ x2 ऑफ ओमेगा। क्लियर है बात, समझ में आया। कॉन्वोल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन और इंडिविजुअल टर्म्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमने वहाँ पे मल्टीप्लाई करा हुआ है, ठीक है, बात क्लियर है, ग्रेट। अभी वही चीज़ हम क्या करेंगे, विल डू मल्टीप्लिकेशन इन द टाइम डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये साइन जो है वो अब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास डॉट विच करस्पॉन्ड्स टू मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कॉन्वोल्यूशन, ठीक है। तो देखो x1 ऑफ t मल्टीप्लाइड विद x2 ऑफ t करस्पॉन्ड्स टू x1 ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूटेड विद x2 ऑफ ओमेगा, बट एक छोटा सा एडिशन होगा यहाँ पे, देखो दिस थिंग विल बी मल्टीप्लाइड विद 1/2 पाई, ठीक है। सो फाइनल रिजल्ट इज बेसिकली, मैं पूरा रिजल्ट पढ़ देता हूँ आप लोग के लिए। x1 ऑफ t मल्टीप्लाइड विद x2 ऑफ t करस्पॉन्ड्स टू 1/2 पाई, ब्रैकेट में डाल दो, x1 ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूटेड विद x2 ऑफ ओमेगा, ठीक है। अब इसका कहाँ बेनिफिट होता है अभी जस्ट हम देखेंगे। देखो लेट्स से मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि देखो अगर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे दूँ कि आई हैव अ सिग्नल y ऑफ t which is a multiplication of two sampling signals, a1 sampling of k1t multiplied with a2 sampling of k2t, ओके और मुझे इसका रिजल्ट बताओ। ये अगर मैं आप लोग को बोलूँ, और मैं यहाँ पे एक और चीज़ पूछता हूँ आप लोग को, एट t इक्वल्स टू लेट्स से 1 सेकेंड्स पे इसकी क्या वैल्यू आएगी आउटपुट की, मुझे ये बता दो। ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अब मुझे बताओ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 a2 चलो मल्टीप्लाई हो गया, a1 a2, और ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन मतलब इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, साइन ऑफ k1t अपॉन k1t मल्टीप्लाइड विथ साइन ऑफ k2t अपॉन k2t। समझ में आ रहा है ये कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। साइन ए साइन बी फॉर्म का आ गया, फिर नीचे टी स्क्वायर है, इट विल बिकम रियली कॉम्प्लिकेटेड और इसका रिजल्ट निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हो यहाँ पे, ओके। तो इसीलिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, विल गो इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन। कैसे, देखो सिंपल है यार, ये तो आप जानते हो कैसे करना है, मुझे लगता है कि अभी आप खुद बता दोगे मुझे,
ठीक है, कि ये हमारे पास दो जो है दो रेक्टेंगुलर फंक्शंस बन जाएंगे और इन दो रेक्टेंगुलर फंक्शंस के बीच में हमें करना पड़ेगा कॉन्वोल्यूशन, और फाइनली जो भी हमें रिजल्ट आएगा उसको हम क्या करेंगे 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। सिंपल, देखो ना ये k1 है ना, सो दिस विल बी k1, ये हो जाएगा -k1, ये आपका हो जाएगा a1 पाई बाय k के बराबर, ये हो जाएगा आपका a2 पाई बाय k के बराबर, दिस विल बी k2 के बराबर, दिस विल बी प्लस k2, दिस विल बी माइनस k2। अब दो रेक्टेंगुलर फंक्शंस का कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, एक ट्रपेजियम होता है ना, तो इसका रिजल्ट ऐसा कुछ दिखेगा हमें, देखो ये एक ट्रपेजियम बन जाएगा, ठीक है, ये एक ट्रपेजियम बन जाएगा, ये वाला पॉइंट जो है वो हो जाएगा -k1 -k2, -k1 -k2, फिर ये जो इधर एक पॉइंट बनेगा, यहाँ एक पॉइंट बनेगा, यहाँ एक पॉइंट बनेगा, ठीक है। फिर आपको पूछेंगे t = 1 पे वैल्यू बताओ, तो ये आप वैल्यू पकड़ोगे, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से, मिल गया आपको आंसर। समझ में आया, बहुत ही सिंपल है कि नहीं। ओके, तो ऐसे ही कोई क्वेश्चंस के लिए हम लोगों को ये प्रॉपर्टीज का यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो समझ में आया ना ये चीज़। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज 11th प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन द टाइम डोमेन। ओके, देखो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डालते जाना, और अगर आपको समझ रहा है तो भी आप बोलो कि क्लियरली समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आप बताते जाना ताकि मुझे भी फीडबैक मिलता रहेगा। ओके, अब देखते हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन द टाइम डोमेन। तो देखो डिफरेंशिएशन मतलब कैसे, तो देखो d/dt ऑफ x ऑफ t, अगर मेरे पास एक ऐसा सिग्नल है तो करस्पॉन्डिंगली हमारे पास आ जाएगा j ओमेगा टाइम्स ऑफ x ऑफ ओमेगा, ये होता है उसका रिजल्ट। ओके, अगर मैं कर दूँ इसको k टाइम्स डिफरेंशिएट तो करस्पॉन्डिंगली j ओमेगा रेज टू k टाइम्स ऑफ x ऑफ ओमेगा, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको एक सिंपल तरीके से आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे d/dt कैसे लिखते हैं हम लोग लैप्लास डोमेन में, s से रिप्रेजेंट करते हैं, s इंटू एक्स ऑफ s, ऐसे लिखोगे ना इसको, लैप्लास में जाओगे तो, ठीक है ना, ऐसे ही लिखोगे इसको। एंड हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज इक्वल्स टू फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स, एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स के लिए, ठीक है, ये होता है उसका रिजल्ट। और फिर हम क्या पुट करते हैं, s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करते हैं, तो देखो j ओमेगा टाइम्स ऑफ x ऑफ j ओमेगा इज इक्वल्स टू j ओमेगा इंटू x ऑफ ओमेगा, जो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला हुआ है। तो अगर लेट्स से हम 3 बार डिफरेंशिएट करते हैं, सो यहाँ पे s क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएगा j ओमेगा पावर्ड क्यूब, ये हो जाएगा j ओमेगा पावर्ड क्यूब, ठीक है, क्लियर है। ये कुछ इस तरह से चीज़ें चलती हैं। ओके, तो अगर आप लोग को कोई रिजल्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म याद नहीं होता है, गो इनटू द लैप्लास डोमेन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालो उस सिग्नल का, पुट s इक्वल्स टू j ओमेगा। लेकिन याद रखना सिर्फ एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल्स के लिए ही फोरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप कोई भी NENP सिग्नल उठा लोगे, जैसे आप रैम्प सिग्नल का अगर आप मुझे पूछोगे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म हम अगर निकालना चाहते हैं, तो अगर उसका लैप्लास निकाले फिर s इक्वल टू j ओमेगा पुट करे तो वो आपको गलत रिजल्ट देगा, बिकॉज NENP सिग्नल्स के लिए वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है बात, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की हुई है, सो प्लीज़ वो चीज़ों को डेफिनेटली देखना। ओके फाइन, सो अब चलते हैं 12th प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये भी, देखो सो 12th प्रॉपर्टी क्या है, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन का अभी सबसे पहले मैं आप लोग को बेसिक मीनिंग बता देता हूँ। देखो मॉड्यूलेशन का मीनिंग ये होता है कि ट्रांसलेशन ऑफ अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ओके, ट्रांसलेशन ऑफ अ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल फ्रॉम फ्रॉम अ लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे बोलो आप कि ट्रांसलेशन ऑफ द मैसेज सिग्नल फ्रॉम लो फ्रीक्वेंसी टू हाई फ्रीक्वेंसी। आपका जो मैसेज सिग्नल है वो हमेशा एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। ओके, हम क्या करते हैं बेसिकली, वी वांट टू डू अ वायरलेस ट्रांसमिशन, करेक्ट बात है। अब वायरलेस ट्रांसमिशन करना चाहते हो, दैट इज यू वांट टू ट्रांसमिट द सिग्नल थ्रू विद द हेल्प ऑफ एन एंटीना। सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू टेक द लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यू हैव टू सुपर इम्पोज इट विद द हेल्प ऑफ अ कैरियर, और उसकी मदद से आप जो है ऐसे सिग्नल को क्या कर दोगे, ट्रांसमिट करोगे। ओके, सो इसलिए उसको हाई फ्रीक्वेंसी पर लेकर जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मॉड्यूलेशन मतलब क्या, एक तरह से सुपर इम्पोजिशन ऑफ अ लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल विद अ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर, ठीक है। ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, मैं यहाँ पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में, वरना आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। सो ये बेसिक डेफिनेशन है, उतना समझो, और वो प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पे वर्क करेगी वो भी समझ लेना। ओके, देखो ये हमारे पास एक मल्टीप्लायर है, यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज सिग्नल है m ऑफ t,
ओके यहाँ पे मैंने अभी आप लोग को बोला एक लोकल ऑसिलेटर है, वो क्या करेगा, दिस इज अ लोकल ऑसिलेटर, वो क्या करने वाला है, एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर जनरेट करेगा। उस कैरियर को रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ए नॉट कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। फॉर टाइम बीइंग मैं बोलता हूँ ए नॉट की वैल्यू 1 के बराबर है, सो दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ ओमेगा सी टी के बराबर। ठीक है, एम ऑफ टी है हमारा कोई भी एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है जिसका जो पीक बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ बोल लो एफ एम है या ओमेगा एम है, ऐसे बोलो। ठीक है, उसकी बैंडविड्थ ओमेगा एम के बराबर है। एंड अब दोनों जब सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो दिस विल बी एम ऑफ टी मल्टीप्लाइड विथ कॉस ऑफ ओमेगा सी टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक टाइम डोमेन सिग्नल। लेट्स से ये हमारा टाइम डोमेन सिग्नल जो है इसको हम नाम देते हैं y ऑफ t के बराबर। ओके, सो y ऑफ t हमें हमारे पास है, हमें करस्पॉन्डिंग y ऑफ ओमेगा निकालना है। ठीक है, दैट्स व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू। ठीक है, तो देखो क्या करना है यहाँ पे। सो y ऑफ t हमारे पास है, y ऑफ t को एकदम सिंपल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो व्हाट वी हैव हियर इज y ऑफ t इज इक्वल्स टू m ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ cos ऑफ ओमेगा सी टी। ठीक है, cos ऑफ ओमेगा सी टी को लिखने का कुछ ये भी तरीका हो सकता है, m ऑफ t मल्टीप्लाइड विथ, यहाँ पे मैं 1/2 को बाहर लेके आता हूँ, e पावर j ओमेगा सी टी प्लस e पावर माइनस j ओमेगा सी टी। ठीक है, कुछ इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। तो ऑब्वियसली देखो ये क्या हो जाएगा बाद में, m ऑफ t e पावर j ओमेगा सी टी अपॉन 2 प्लस m ऑफ t e पावर माइनस j ओमेगा सी टी अपॉन 2। ये हो गया हमारा टाइम डोमेन सिग्नल। करस्पॉन्डिंग अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाना है। सो y ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे दो सिग्नल्स का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन, तो दैट करस्पॉन्ड्स टू कॉन्वोल्यूशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन ऑब्वियसली। सो देखो ये m ऑफ t जो है वो क्या हो जाएगा, m ऑफ ओमेगा। ठीक है, m ऑफ ओमेगा हो जाएगा वो चीज़ इनटू इसका, अगर मैं पूछूँ आप लोग को फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, तो दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी डेल ऑफ ओमेगा, दिस इज प्लस, सो दैट विल बी माइनस ओमेगा सी। ठीक है, अपॉन 2 है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा m ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूटेड विथ डेल ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी अपॉन 2। समझ में आया चीज़। सो फाइनली योर रिजल्ट विल बी, देखो 1/2 m ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस m ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक है, सो ये हो जाएगा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपका कैरियर सिग्नल क्या है। ठीक है, कैरियर सिग्नल को हम c ऑफ t से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दैट इज cos ऑफ ओमेगा सी टी। जब कैरियर सिग्नल कॉस फॉर्म का है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है, देखो होमवर्क ये है कि अगर कैरियर सिग्नल जो है वो साइनोसॉइडल नेचर का है तो आप उसका फॉर्मूला मुझे बताओगे। ठीक है, कमेंट्स में। सो योर होमवर्क इज बेसिकली टेल मी y ऑफ t इज इक्वल्स टू m ऑफ t इंटू साइन ऑफ ओमेगा सी टी। अगर ये आपको मैं दे दूँ तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आएगा मुझे बताओ। यहाँ पे एक हिंट देता हूँ, साइन ऑफ ओमेगा सी टी जो है उसको हम लिखते हैं e पावर j ओमेगा सी टी प्लस, सॉरी दिस विल बी माइनस e पावर माइनस j ओमेगा सी टी अपॉन 2j। ओके, ये प्रॉपर्टी का यूज़ करो, मैंने जैसे बताया वैसे सॉल्व करो, आपको मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी मिल जाएगा। ओके, सो अब चलते हैं 13 प्रॉपर्टी। ओके, दैट इज द पार्सिवल्स थियरम। तो पार्सिवल्स थियरम इससे पहले भी आप लोगों ने कहीं तो देखा हुआ है, कहाँ देखा है, एग्जैक्टली फोरियर सीरीज में देखा हुआ है। उसके फोरियर सीरीज में उसका नाम क्या था, पार्सिवल्स पावर थियरम। मैंने तभी भी आप लोग को बोला था ये प्रॉपर्टी आप वापस से एक बार एनकाउंटर करने वाले हो फोरियर ट्रांसफॉर्म में, लेकिन अब उसका नाम होगा पार्सिवल्स एनर्जी थियरम। बिकॉज फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम जनरली एक नॉन पीरियोडिक सिग्नल के साथ डील करते हैं, या हो सकता है कभी कभार आप एक फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल के साथ भी डील करो। एंड फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल्स क्या होते हैं, एनर्जी सिग्नल्स होते हैं। सो ऐसे केस में हमें पार्सिवल्स एनर्जी थियरम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ठीक है, तो देखो ये रिजल्ट क्या बोलेगा कि एनर्जी ऑफ x ऑफ t इज इक्वल्स टू 1/2 पाई इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड ऑफ x ऑफ ओमेगा द होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ d ओमेगा।
ठीक है। अब वापस ये क्वेश्चन आएगा कि क्यों ये फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है, जबकि हमें पता है कि एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी अगर चाहिए तो हमारे पास ये रिजल्ट ऑलरेडी है, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी द होल स्क्वायर टाइम्स ऑफ डी टी। ओके, अभी देखो ये चीज़ मैं नहीं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला क्यों आया, ठीक है, बिकॉज मैंने आप लोग को ना ये कॉन्वोल्यूशन और मल्टीप्लिकेशन में इसका आंसर दे दिया है। तो आप मुझे बताओगे कि ये भी आपके लिए एक सेकेंड होमवर्क है कि ये फॉर्मूला की हमें क्या ज़रूरत है। तो मुझे आप एग्जाम्पल दोगे, कमेंट्स में आप बताओगे मुझे कि ये फॉर्मूले की क्या ज़रूरत पड़ी, ठीक है, आप बताओगे पक्का। ओके चलो बढ़िया। तो ये होता है हमारा पार्सिवल्स एनर्जी थ्योरम। सो फाइनल रिजल्ट आप कुछ इस तरह से लिख सकते हो दैट एनर्जी ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट मॉड ऑफ एक्स ऑफ टी the whole square dt is equals to 1/2 pi integrating from minus infinite to plus infinite mod of x of omega the whole square times of d omega। समझ में आई बात, ये क्लियर है 100%। ओके बहुत बढ़िया। अब चलते हैं लास्ट प्रॉपर्टी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी का रिजल्ट अभी दे दूंगा मैं आप लोग को, एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा नहीं दूंगा बिकॉज आपको ऐसे नहीं समझेगा, ठीक है। जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और ये प्रॉपर्टी आपको 100% क्लियर होने वाला है, ठीक है। ये गारंटी दे रहा हूँ मैं आप लोग को, ठीक है। देखो व्हाट डज ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से, ठीक है, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, इफ आई हैव अ सिग्नल एक्स ऑफ टी इन द टाइम डोमेन करस्पॉन्डिंग टू दैट आई हैव इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ ओमेगा। नाउ ये कैपिटल है, ये स्मॉल है, ये समझ में आ रहा है ना आपको। नाउ इफ आई वांट टू फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एक्स ऑफ टी, दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म विल बी इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल एक्स ऑफ माइनस ओमेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल्स टू टी पुट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा पुट कर रहे हैं, ठीक है। आई नो ये कुछ समझ में नहीं आया है, ओके, आप लोग को नहीं समझ में आया है तो कोई टेंशन मत लो, इस चीज़ को अभी ऐसे के ऐसे रहने दो, जस्ट डोंट वरी अबाउट दिस। 13 प्रॉपर्टीज़ मैंने आप लोग को बताया ना अभी तक, सिर्फ उस पर फोकस करो। ये 14 प्रॉपर्टी मेरा टेंशन है आप लोग को बताना, ठीक है, तो वो मैं हैंडल कर लूँगा, ठीक है। तो आप ये टेंशन नहीं लोगे अभी, ठीक है। अगर आपको समझ में आया है प्रॉपर्टी, बहुत बढ़िया। आप लोग को अगर पहले से पता है तो बहुत बढ़िया। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसमें ये चीज़ें कवर होने वाली है, ठीक है। सो जस्ट डोंट वरी, फाइन। सो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, सारे 14 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं, दैट इज एक्स टी एक्स ओमेगा पेयर्स, ठीक है। लेट्स सी, ऑल राइट। सो अब देखते हैं सेकंड पार्ट, दैट इज एक्स टी एक्स ओमेगा पेयर्स। दो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। पहली चीज़ है, देखो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है, मैंने पहले वो नोट पढ़ देता हूँ। XTCN पेयर्स एंड XTX ओमेगा पेयर्स आर सेम, ठीक है। सो XTCN पेयर्स हमने क्या देखा था, रियल होता है सिग्नल तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या, अगर इमेजिनरी होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या, जैसे रियल के लिए कॉन्जुगेट सिमेट्रिक के लिए रियल, इमेजिनरी के लिए कॉन्जुगेट एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इमेजिनरी होता है, ठीक है। तो वो वाले जो रिजल्ट्स हमने XTCN के लिए लिखे हुए थे वो सेम चीज़ें आपको XTX ओमेगा पेयर्स के नीचे भी लिखना है। सो ये हो जाएगा आपका होमवर्क नंबर 3। आप अपने नोट्स में XTX ओमेगा पेयर्स के अंडर वो चीज़ें लिखेंगे, ठीक है। सो वो एक चीज़ है, इसलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे वापस नहीं लिखी हुई है बिकॉज दैट विल बी जस्ट अ रिपीटेशन। आप लोग ने वो पहले से भी करा हुआ है इन द फोरियर सीरीज वाला पार्ट। जो नई चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है वो ये है, देखो XT एक्स ओमेगा पेयर्स क्या है मैं आप लोग के लिए बता देता हूँ। C corresponds to continuous, NP is non periodic continuous discrete है, D for discrete, P is for periodic, continuous plus non periodic and so on। आपको अभी समझ में आ गया क्या बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखो सो लेट्स से कि अभी ये रिजल्ट क्या है ना, मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, XT मेरे पास जो एक टाइम डोमेन सिग्नल है ना, लेट्स से इट इज ऑफ द नेचर कंटिन्यूस, बाकी कुछ भी नहीं बोला है उसके बारे में कि पीरियोडिक है नॉन पीरियोडिक है, हमें वी डोंट हैव एनी आइडिया, ओके। सो इफ इट इज ऑफ द नेचर कंटिन्यूस तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होगा वो हो जाएगा एक नॉन पीरियोडिक नेचर का, ठीक है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो कि मैं यहाँ पे बात करता हूँ ऑफ अ स्क्वायर पल्स, ओके। रेक्टेंगुलर फंक्शन की मैं बात करूँ अगर, ये क्या है, ये a रेक्ट t बाई टाउ, ये इस नेचर का है, ठीक है। दिस इज योर टाइम डोमेन सिग्नल, दिस इज a, दिस इज प्लस टाउ बाई 2 और ये हो जाएगा माइनस टाउ बाई 2।
तो अगर मेरे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल है जो कंटिन्यूस नेचर का है, देखो ये भी एक कंटिन्यूस सिग्नल है, तो उसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर फंक्शन का एक सैम्पलिंग फंक्शन। सैम्पलिंग फंक्शन किस नेचर का होता है, एक नॉन पीरियोडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे सिग्नल्स का रिलेशनशिप हमें देखने के लिए हम ये जो रिजल्ट का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि आपको इसमें क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हुए हैं, ठीक है ना, इस पे क्वेश्चंस आए हुए, इसलिए मैंने आप लोग को ये दिया है ताकि आप लोग का टाइम बचे वहाँ पे। हमें वरना क्या करना पड़ता था, वील हैव टू एक्चुअली फाइंड वैल्यूज। आपको कोई कैसे देते थे, मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि आपको एक सिग्नल दे देते थे, ओके, एंड फिर उसमें पूछते थे कि फाइंड द नेचर ऑफ इट्स फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो आप क्या करते हो, आप बेसिकली एक सिग्नल दिया है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट करते हो, फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म इवैल्यूएट करने के बाद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो कि वेदर इट इज ऑफ कंटिन्यूस नेचर, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, जो भी। लेकिन अगर आपके पास ये रिजल्ट पहले से प्रेजेंट होगा और अभी मैं आप लोग को बोल दूं कि आई एम गिविंग यू सिग्नल, रेक्टेंगुलर सिग्नल आई एम गिविंग यू, ओके, और वो सिग्नल का मुझे फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालो और उसका नेचर मुझे बता दो, ठीक है। तो इसको ज़रा और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करने जाऊं तो कैसे होगा कि इसका जो ये किस नेचर का है, कंटिन्यूस भी है ये और नॉन पीरियोडिक भी है, ठीक है। मैं इसको जनरली अभी फिलहाल कंटिन्यूस के साथ ये एक एग्जांपल दे दिया, लेकिन अगर मुझे स्पेसिफिक होना होता तो ये किस नेचर का है, कंटिन्यूस प्लस नॉन पीरियोडिक, बराबर है। तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी होगा वो कंटिन्यूस एंड नॉन पीरियोडिक नेचर का होगा, बिकॉज जो सैम्पलिंग फंक्शन जनरेट होगा, राइट, इसका जो सैम्पलिंग फंक्शन क्या रहेगा, देखो ए टाउ सैम्पलिंग ऑफ ओमेगा टाउ बाय 2, राइट। ये भी कैसे टाइप का है, ये कंटिन्यूस भी है और नॉन पीरियोडिक भी है, ठीक है। तो सिर्फ नॉन पीरियोडिक नहीं होगा, अगर हम और स्पेसिफिकली बात करें इसके बारे में तो कंटिन्यूस प्लस नॉन पीरियोडिक करस्पॉन्ड्स टू कंटिन्यूस प्लस नॉन पीरियोडिक। तो वो वाला केस भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया, एंड करस्पॉन्डिंगली बाकी सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ कि नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो कैसा, कंटिन्यूस नेचर का है। तो यही एग्जांपल ले लो वापस से, नॉन पीरियोडिक है, दिस इज अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल, उसके करस्पॉन्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे है, कंटिन्यूस नेचर का है, ठीक है। तो ऐसे ले लो। फिर अगर हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल है तो डिस्क्रीट करस्पॉन्ड्स टू योर पीरियोडिक सिग्नल, ठीक है, ओके। अगर पीरियोडिक सिग्नल है तो उसके करस्पॉन्डिंग ये डिस्क्रीट है। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं ले लूँ, डिस्क्रीट सिग्नल्स अभी तक हमने पढ़े नहीं है, इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे केस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं आप लोगों के साथ, लेकिन ये केस मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ, एंड ऑब्वियसली आप खुद से आइडिया लगा लो। फिर पीरियोडिक सिग्नल है अगर मेरे पास टाइम डोमेन में, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो उसका फ्रीक्वेंसी डोमेन है वो कैसे होगा, एक डिस्क्रीट नेचर का होगा। ये कहाँ पे देखा था, पिछले वीडियो में देखा था, कहा क्या, जब मैंने वहाँ पे क्या किया था, एक आपको स्क्वायर पल्स डिफाइन किया था, करेक्ट, एक पल्स ट्रेन डिफाइन किया हुआ था मैंने, और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म एक सैम्पलिंग फंक्शन था, लेकिन उसका डिस्क्रीट नेचर था, ठीक है। तो वो टाइम डोमेन का सिग्नल कैसा था, एक पीरियोडिक नेचर का सिग्नल था, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें जो उसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन मिल रहा था वो किस नेचर का था, डिस्क्रीट नेचर का था, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन चीज़ों को समझना है। तो कंटिन्यूस प्लस पीरियोडिक अगर है तो डिस्क्रीट प्लस पीरियोडिक हो जाएगा आपके पास, okay. Then if you have discrete plus periodic, corresponding to that you have discrete plus periodic, and discrete plus non-periodic corresponds to continuous plus periodic, ठीक है। तो ये तीन केसेस मैंने यहाँ पे डिस्कस इसीलिए नहीं किए हैं क्योंकि ये आप लोग को खुद से इंट्यूटिवली समझना है, ओके। मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 केसेस आपको बता दिए, 3 केस आप खुद से बता सकते हो मुझे, ठीक है। सो लेट्स से इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1, 2, 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, 7 एंड 8। तो जो होमवर्क है आप लोग कैसे लिखोगे कमेंट्स में कि क्वेश्चन नंबर ये जो 4 है उसके करस्पॉन्डिंग हमने लिखा हुआ था कंटिन्यूस प्लस पीरियोडिक, ये वाला केस, इसका आप एग्जाम्पल इसके सामने लिख दोगे, ठीक है। तो ये भी आप लोग के लिए एक होमवर्क है, ये भी कर लेना, ओके। तो ये हो गया एक्स टी एक्स ओमेगा पेयर्स। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक पल्सेस, ठीक है। देखो ये भी बहुत सिंपल है। अभी एक चीज़ हमने पढ़ी हुई है हमेशा कि फोरियर ट्रांसफॉर्म इज ऑलवेज फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल, सही भी है। लार्जर पिक्चर में हम हमेशा बात करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमेशा बात करेंगे हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट सिग्नल, ऑफ अ नॉन पीरियोडिक सिग्नल। लेकिन हो सकता है कि आप लोग को कभी क्वेश्चन में आ जाए कि फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक सिग्नल निकाल के दे दो, तब भी हमें आंसर आना चाहिए, ठीक है। बहुत ही कम बार पूछा हुआ है इसके ऊपर क्वेश्चन, लेकिन देयर आर चांसेस कि आ सकता है, ठीक है। तो देखो लेट्स से कि एक्स ऑफ टी जो है वो क्या है, एक हमारे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल है विच इज पीरियोडिक इन नेचर, ठीक है। ये एक पीरियोडिक सिग्नल हमारे पास प्रेजेंट है। अगर कोई भी पीरियोडिक सिग्नल होता है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू समेशन ओवर एन इक्वल्स टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट सी एन ई पावर्ड प्लस ऑफ जे एन ओमेगा नॉट ऑफ टी,
ठीक है, ये होता है उसका रिप्रेजेंटेशन। तो अभी मुझे ऐसे सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट का मुझे क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, क्योंकि इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो हो जाएगा एक्स ऑफ ओमेगा के बराबर। एक्स ऑफ टी के करस्पॉन्डिंग उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ ओमेगा। इस रिजल्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें निकालना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो ठीक है, अब देखो मान लेते हैं ये Cn क्या है, ये Cn क्या है मुझे बताओ। इट इज जस्ट अ समेशन ऑफ, इट इज अ समेशन नहीं है एक्चुअली, ये समेशन Cn है ना, तो वो हम उसको बोलेंगे समेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट, वरना Cn क्या है, इट इज द फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट ऑफ nth टर्म, ठीक है, फाइन। तो Cn कैन बी ए कांस्टेंट वैल्यू, जैसे हमने इंपल्स ट्रेन के लिए देखा था Cn की वैल्यू कितनी थी, 1/t के बराबर, ठीक है। तो अभी देखो मान लेते हैं, मैं आप लोग के सामने केस प्रेजेंट कर देता हूं कि a0 ये कोई एक DC वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है मुझे बता दो, उसका हो जाएगा 2π a0 टाइम्स ऑफ डेल ऑफ ओमेगा, ठीक है। अगर मैं आप लोग को बोलूँ C1 ये भी एक कोई कांस्टेंट वैल्यू है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप क्या बोलोगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, 2π C1 डेल ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो ऐसे ही n टर्म्स के लिए अगर मैं देखूँ Cn, उसके करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, 2π Cn टाइम्स ऑफ डेल ऑफ ओमेगा, ओके, ठीक है, फाइन। तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि Cn वाला पार्ट है उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आ जाएगा 2π Cn डेल ऑफ ओमेगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे हम लोग, ओके। ये समेशन है, क्या उसमें कोई डिफरेंस क्रिएट करेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म जब हम लोग उसका निकालेंगे, नहीं, बिकॉज हमने देखा हुआ है एडिटिव प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई करता है। सो इसका ये पूरे टर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने का मीनिंग बस ये होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो लेट्स से कि ये 3 टर्म्स हैं इसमें, लेट्स से मैं बात करता हूँ कि 3 टर्म्स हैं। सो बेसिकली अगर मैं इसको बोलूँ कि C-1 e पावर्ड -jn ओमेगा नॉट ऑफ t प्लस C0 प्लस C1 e पावर्ड jn ओमेगा नॉट ऑफ t, ये पूरा जो टर्म है ना ये इतना है, ऐसा समझ लो, ठीक है। दिस फोरियर सीरीज इज ऑफ 3 टर्म्स, बाकी टर्म सारे 0 ऐसा कंसिडर करो। जब मैं इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूँ मैं क्या करूँगा, इंडिविजुअली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालूंगा, करेक्ट है, इंडिविजुअली इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म मैं निकाल सकता हूँ और फिर बाद में एडिशन कर दूंगा। क्या ऐसे कर सकते हैं हम लोग किस चीज़ को, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझो, तो इज इक्वल्स टू ये कैसे लिखेंगे हम लोग, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बेसिकली, ठीक है, समेशन को बाहर ले लेते हैं, n इक्वल्स टू -∞ टू +∞, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि ये समेशन से तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा फोरियर ट्रांसफॉर्म पे, इंडिविजुअली टर्म्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेना है हमें, बस उतने में इंटरेस्ट है। फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ Cn e पावर्ड jn ओमेगा नॉट ऑफ t, बस ये हमें करना है, ओके। सो अभी ये वाला जो टर्म है Cn, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है वो हम जानते हैं, 2π Cn डेल ऑफ ओमेगा, और e पावर jn ओमेगा नॉट ऑफ t, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट, बराबर है, ये हो जाएगा उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म। और इन दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में कॉन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म, ठीक है। तो इसका रिजल्ट कैसे दिखेगा, तो इट विल बी लुकिंग लाइक दिस, देखो इसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखेगा। सो वो होगा समेशन ओवर n इक्वल्स टू -∞ टू +∞, 2π a0 Cn, सॉरी दिस इज Cn डेल ऑफ ओमेगा कॉन्वोल्यूटेड विथ डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। अब कॉन्वोल्यूशन का रिजल्ट आप जानते हो क्या आ जाएगा, समेशन और n इक्वल्स टू -∞ टू +∞, 2π Cn डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा x ऑफ ओमेगा की वैल्यू। सो इसका मतलब अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल x ऑफ t, तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म का रिजल्ट हो जाएगा 2π Cn डेल ऑफ ओमेगा माइनस n ओमेगा नॉट। तो आपको निकालना क्या है, बस आपको क्या निकालना है, बस Cn निकालना है। Cn की वैल्यू लो, इसमें पुट करो, मिल गया हमें आंसर। Cn का फॉर्मूला क्या होता है, Cn इक्वल्स टू 1/t0 इंटीग्रेशन ओवर द टाइम पीरियड x ऑफ t e पावर्ड माइनस jn ओमेगा नॉट ऑफ t टाइम्स ऑफ dt। खत्म, सब तो पता है अभी आप लोग को, ठीक है, इजी है, ओके, 100% समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो ये है पूरा एक डेरिवेशन आप लोग को मैंने बता दिया ताकि आप लोग को आइडिया रहे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना है। ये डेरिवेशन छोटा सा तो मैं सोचा कि आप लोग को बता दूँ,
ठीक है। सो दैट्स इट, यही था पूरा फोरियर ट्रांसफॉर्म का थियोरी पार्ट। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अगर कोई चीज़, अगर छोटे मोटे पॉइंट्स बच भी गए होंगे तो हम क्वेश्चंस वाले वीडियो में उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये जो भी चल रहा है वीडियो सीरीज़ पसंद आ रहा है। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप डालते जाना कमेंट्स में, एंड हम कोशिश यही रखेंगे कि आने वाले वीडियोज़ में उसको कवर कर देंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।